रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड। मुझे लगता है इसका नाम तो लगभग हर किसी ने सुना होगा। हाँ बिल्कुल, ये उन किताबों में से है। लेकिन इसके पीछे के जो विचार हैं वो आज भी उतनी ही क्रांतिकारी लगते हैं। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। आज का हमारा मिशन एक तरह से पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझना है। किताब की जो पूरी नींव है ना, वो दो किरदारों पर टिकी है। एक है पुअर डैड, ये लेखक के अपने पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा रही। और दूसरे रिच डैड। हाँ, रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, और वो 8वीं के बाद पढ़े भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक ही शहर, एक ही समय, पर पैसे को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। चलिए इसी फर्क की चीरफाड़ करते हैं। गाइड की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी पर शायद सबसे शक्तिशाली अंतर से होती है। अच्छा। पुअर डैड कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकती। अच्छा? जबकि रिच डैड इसी बात पर सवाल पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ। ये सुनने में बहुत छोटा सा अंतर लगता है। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या इसके पीछे कोई गहरी बात है? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये पूरी मानसिकता का खेल है। पहला वाक्य, मैं ये नहीं खरीद सकता, ये एक बयान है, एक फुल स्टॉप। अच्छा। ये आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। जैसे आपने ये कहा, सोचने की प्रक्रिया खत्म, आपने अपने सीमा तय कर दी। राइट। लेकिन दूसरा वाक्य, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये एक सवाल है। ये आपके दिमाग को एक चुनौती देता है, एक पहेली देता है जिसे सुलझाना है। मतलब दिमाग को काम पर लगा देता है। बिल्कुल, उसे समाधान खोजने, क्रिएटिव होने और संभावनाएं तलाशने के लिए मजबूर पाता है। यही मानसिकता, यही माइंडसेट वेल्थ बनाने की यात्रा का शुरुआती बिंदु है। तो इसका मतलब है कि असल खेल दिमाग में शुरू होता है। अगर कोई दिमाग को अवसर खोजने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में ही ट्रेन ही नहीं करेगा, तो वो कभी उन एसेट्स को देख ही नहीं पाएगा जिनके हम आगे बात करने वाले हैं। और शायद यही वो मानसिकता है जो ज्यादातर लोगों को एक जाल में फंसाए रखती है, जिसे किताब में चूहे की दौड़ या रैट रेस कहा गया है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? हाँ, 100%। रैट रेस इसी बंद मानसिकता का नतीजा है। किताब के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, और इसके पीछे दो मुख्य भावनाएं, दो इमोशंस काम करते हैं, डर और इच्छा। डर और इच्छा। पैसा ना होने का डर उन्हें रोज सुबह बिस्तर से उठाकर काम पर भेजता है। वे एक सुरक्षित नौकरी चाहते हैं क्योंकि उन्हें बिल ना चुका पाने का डर है। और जब सैलरी हाथ में आती है, तब दूसरी भावना यानी इच्छा हावी हो जाती है। एग्जैक्टली, तब लालच हावी हो जाता है। वे बेहतर चीजें खरीदना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, और उस पैसे को खर्च कर देते हैं। और फिर महीने के अंत में पैसा फिर खत्म हो जाता है, और डर का वो चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए और मेहनत करो, सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ा दो। ये एक अंतहीन पहिया है जिसमें लोग भागते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। यही रैट रेस है। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलने पर फोकस करते हैं। वे अपना समय पैसे के लिए बेचने के बजाय ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स हासिल करने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए इनकम उत्पन्न करती है। पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम। यहाँ निष्क्रिय आय की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ये वो पैसा है जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए पैसा कमाए, बजाय इसके कि आप खुद उस सिस्टम का एक पुर्जा बनकर रह जाएं। तो अमीर लोग इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए एसेट्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक आम इंसान को कैसे पता चले कि एसेट असल में है क्या? मुझे लगता है यहीं पे फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की बात आती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही किताब का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। वित्तीय साक्षरता का मतलब कोई फैंसी डिग्री या जटिल गणित नहीं है। तो क्या है फिर? इसका सबसे सरल मतलब है एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच का फर्क जानना। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदते हैं ये सोचकर कि वे एसेट्स हैं। और यहीं पे वो चौंकाने वाला विचार आता है जिसका जिक्र स्रोत में है। आपका घर एक एसेट नहीं है। ये बात तो कई लोगों को हिला देगी। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि अपना घर होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो किताब इस पारंपरिक सोच को सीधे सीधे चुनौती दे रही है ना? हाँ, और ये चुनौती बहुत लॉजिकल है। किताब की परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो एक एसेट है। ओके। और कोई भी चीज
जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो एक लायबिलिटी है। अब उस घर के बारे में सोचिए जिसमें आप रहते हैं। हर महीने आप उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, कितने सारी खर्चे हैं। हाँ, ये सब पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार ये एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसी घर को किराए पर दे दिया जाए और उससे आने वाला किराया इन सभी खर्चों से ज्यादा हो तब वही घर एक एसेट बन जाता है, क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही। यही मुख्य अंतर है। यही फर्क समझना फाइनेंशियल लिटरेसी है। जब लोग एक महंगी कार लोन पर खरीदते हैं तो वो असल में एक बड़ी लायबिलिटी घर ला रहे होते हैं, जो हर महीने उनकी जेब से पैसा निकालेगी। हाँ, अमीर लोग पहले ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो कैश फ्लो उत्पन्न करती हैं और फिर उस कैश फ्लो से अपनी लायबिलिटीज खरीदते हैं। मध्यम वर्ग अपनी सैलरी से लायबिलिटीज खरीदता है और कर्ज के जाल में फंस जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ आ गया तो अगला कदम क्या है? किताब का तीसरा सबक है माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस खुद संभालें। इसका क्या मतलब है? क्या सबको अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए अपने एसेट कॉलम पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब जॉब के साथ साथ? हाँ, आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम है। प्रोफेशन से आप अपने बिल चुकाते हैं, लेकिन बिजनेस से आप अमीर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी आने पर उसे सिर्फ खर्चों और लायबिलिटीज पर उड़ाने के बजाय उसका एक हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाना चाहिए। जैसे एक बड़ी कार लेने के बजाय उस पैसे से कुछ डिविडेंड देने वाले स्टॉक खरीद लिए, या कोई छोटी सी दुकान खरीदकर किराए पर दे दी। सटीक। ये सीधे तौर पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की आदत को तोड़ने के बारे में है। अक्सर जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे अपने खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं। ज्यादा कमाया तो बड़ा घर ले लिया, महंगी घड़ी ले ली, और नतीजा ये होता है कि वे आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। सबक यह है कि अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने पर फोकस करें, न कि केवल अपने खर्चों को बढ़ाने पर। आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं, बल्कि आपका एसेट कॉलम है। ये तो एक पूरी सोच बदलने वाली बात है। अच्छा, तो हमने मानसिकता, रैट रेस, एसेट लायबिलिटी और अपना बिजनेस संभालने की बात की। गाइड में कुछ और गहरी बातें भी हैं, जैसे सिस्टम को समझना। एक जगह जिक्र है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं। ये कैसे काम करता है? ये फिर से फाइनेंशियल लिटरेसी का एक एडवांस लेवल है। किताब बताती है कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। हाँ, ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे खर्च करते हैं, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोग जो बड़ी कंपनियां या सिस्टम चलाते हैं, वे पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने बिजनेस के सारे खर्चे दिखाते हैं और जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। अच्छा, तो वो कानूनी तौर पर टैक्स देने से पहले खर्च कर पाते हैं? हाँ, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। मुझे एक और बात बहुत दिलचस्प लगी, आइडिया कि अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी खास स्किल की बात हो रही है? हाँ, ये फाइनेंशियल आईक्यू की बात है। इसका मतलब नोट छापना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे अवसर और सौदे बनाना जिन्हें दूसरे लोग देख नहीं पाते। जैसे एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसे कोई नहीं चाहता, उसे सस्ते में सुधार कर अच्छे मुनाफे पर बेच देना, या 2 छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी ज्यादा मूल्यवान कंपनी बना देना। ये सिर्फ पैसा बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है। के बारे में है। बिल्कुल, ये रचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं को सुलझाने और कैलकुलेटेड रिस्क उठाने के बारे में है। ये अपने दिमाग से संपत्ति बनाने की कला है। और इसी से जुड़ा है वो आइडिया कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। मतलब करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुने जहां सेल्स, मार्केटिंग या लोगों को मैनेज करने जैसे जरूरी स्किल्स सीखने को मिले, भले सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जो लंबे समय में आपको एक सफल बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने में मदद करते हैं। ज्यादा सैलरी आपको ई क्वाड्रेंट में और मजबूती से फंसा सकती है, लेकिन ये स्किल्स आपको क्वाड्रेंट बदलने की ताकत देते हैं। तो ये पूरा सफर आसान तो नहीं लगता। मानसिकता बदलनी है, नए कौशल सीखने हैं, एसेट कॉलम बनाना है। यकीनन इस रास्ते में कई बाधाएं भी आती होंगी। गाइड में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये बाधाएं बाहरी कम, भीतरी ज्यादा हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है डर, खासकर पैसा खोने का डर। सही बात है। ज्यादातर लोग सेफ खेलना चाहते हैं। वे निवेश करने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए, और यही डर उन्हें सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले विकल्पों तक सीमित रखता है, और वे कभी भी चूहे की दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते।
डर के अलावा संदेह का भी जिक्र है। वो क्या होगा अगर वाली आवाज जो हमें बड़े कदम उठाने से रोकती है। फिर आलस्य भी है, जरूरी वित्तीय कामों को टालते रहने की आदत। और आखिर में अहंकार, ये मानना कि मुझे सब पता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब पता है, वो सीखना बंद कर देता है, और वित्तीय दुनिया में जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। ये केवल व्यक्तिगत कमियां नहीं हैं, ये वो मुख्य मानसिक दीवारें हैं जो लोगों को उनकी फाइनेंशियल क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। और इन पर काबू पाने के लिए शिक्षा, आत्म अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा की जरूरत है। बिल्कुल, जो इस किताब के दर्शन का मूल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये निकलता है कि वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना कमाता है, और इस बात पर ज्यादा कि पैसे को लेकर उसकी सोच कैसी है, उसकी वित्तीय शिक्षा कितनी है, और क्या उसमें डर पर काबू पाकर लगातार अपने एसेट कॉलम को बनाने का अनुशासन है। सही कहा। ये सिर्फ अमीर बनने के कुछ टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये पैसे के साथ अपने रिश्ते को जड़ से बदलने का एक पूरा खाका है। बिल्कुल, ये नौकरी की सुरक्षा वाली मानसिकता से निकल